गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भानु सर, आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफ़ी दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके समक्ष प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के आऊँ और विभिन्न बिंदुओं पे जीएस से संबंधित, करेंट अफेयर्स से संबंधित विभिन्न तथ्यों पे हम लोग चर्चा कर सकें। तो आज की क्लास में हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पे बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और आज की क्लास से जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भानु सर एकेडमी को आप ज्वाइन करें और उस टेलीग्राम चैनल से जीएस से संबंधित विभिन्न टॉपिक से संबंधित बिंदु आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा, आज की क्लास में हम करेंट अफेयर्स के विभिन्न तथ्यों पे चर्चा करेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं आज के क्लास के और करेंट अफेयर्स से संबंधित विभिन्न तथ्यों पे चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में हम चलते हैं पहले प्रश्न के बारे में और पहले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम बात करें हमारे सामने, पहले प्रश्न पे चर्चा करें तो पहला प्रश्न है हमारे सामने एनआरसीपी, यानी हमको चर्चा करनी है एनआरसीपी पे। तो आखिर ये एनआरसीपी है क्या, जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनआरसीपी। तो हम इसको विस्तार से समझते हैं। एनआरसीपी यानी नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी हम बात करें एनआरसीपी के बारे में तो हम कहें नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी रेबीज से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, रेबीज से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभी ये एनआरसीपी नामक प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, रेबीज एक वायरस जनित बीमारी है और ये मुख्यतः रेबीज पीड़ित जानवरों के काटने से होती है और भारत में जो रेबीज के अधिकतर मामले हैं वो कुत्तों के काटने से होने हैं। तो उस रेबीज बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने तथा टीकों के प्रति, यानी इससे लगने वाले टीकों के प्रति लोगों को आगाह करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनआरसीपी। तो यदि आपसे कहे कि ये एनआरसीपी का फुल फॉर्म क्या, तो एनआरसीपी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यानी नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम से, जिसको अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसपे हमने चर्चा की। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय, यानी हम दूसरे बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं कांगड़ा चाय के बारे में। तो आखिर ये कांगड़ा चाय है क्या और क्यों चर्चा में है। तो कह लीजिए, कांगड़ा चाय एक भारतीय उत्पाद है जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित होता है, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित होने वाला चाय का एक उत्पाद है कांगड़ा चाय। और ये फिलहाल चर्चा में क्यों है, तो अभी यूरोपीय यूनियन के द्वारा इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उत्पाद को प्रदान किया जाने वाला चिन्ह होता है जीआई टैग। यदि किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल गया तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस उत्पाद या वस्तु की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी लोकप्रिय हो जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के जिस उत्पाद को यूरोपीय यूनियन यानी कह लीजिए यूरोपीय संघ है, यानी यूरोप के मुख्यतः 27 देशों का समूह है यूरोपीय यूनियन, जिसकी स्थापना मुख्यतः 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कभी कहें कि हाल ही में भारत के किस उत्पाद को यूरोपीय यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो अभी भारतीय उत्पाद है कांगड़ा चाय, जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। इसी से संबंधित एक और पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है ये है सुंदरजा आम के बारे में, यानी जो अगला हमारा बिंदु है वो है सुंदरजा आम के बारे में।
तो ये भैया सुंदरजा आम क्यों चर्चा में है, तो ये मुख्यतः भारतीय राज्य मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के रीवा और मुरैना के क्षेत्र में उत्पादित होने वाला एक आम की उत्पाद यानी आम का फसल है, जो अभी चर्चा का केंद्र बिंदु। तभी हाल ही में बीते कुछ दिन पहले इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसको भारत सरकार के द्वारा अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कहे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसा कि हमने कहा जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाला उत्पाद है जिसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए सरकार के द्वारा एक चिन्ह प्रदान किया जाता है, जिससे उस उत्पाद की मार्केट वैल्यू यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस उत्पाद को एक पहचान प्राप्त हो जाती है। तो अभी क्या है कि जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है, तो मध्य प्रदेश के कह लीजिए रीवा जिले में उत्पादित होने वाले सुंदरजा आम की। जबकि अभी हमने कांगड़ा चाय के बारे में बात की तो उसको जीआई टैग दिया है यूरोपीय यूनियन ने। अब बात करें जीआई टैग के इतिहास की, तो सबसे पहले भारत में जीआई टैग मिला था 2004 में, और ये जीआई टैग मिला था किसको, तो दार्जिलिंग टी को। तो दार्जिलिंग टी भारत का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला था वर्ष 2004 में। अब बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में। तो अगला जो आपके सामने दृश्य है ये है आलिया मिल। कौन है, तो ये है आलिया मिल। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये क्यों चर्चा में है इस समय। तो हम बात करें आलिया मिर के बारे में, तो ये एक वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता है, यानी ये मुख्यतः भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर की कह लीजिए ना वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता है। और इनको अभी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार यानी हमने क्या बोला, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की आलिया मिर को। और ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जिनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी हाल ही में ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा प्रदान किया गया। अब बात करें आलिया मिर की, तो आलिया मिर एक वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता है जो मुख्यतः सांपों को बचाने के लिए कार्य करती हैं। सांपों के अलावा विभिन्न जंतुओं और पक्षियों को संरक्षण करने के लिए भी कार्य करती हैं आलिया मिर। और ये एक संस्था है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS। तो वाइल्ड लाइफ SOS नामक संस्था से जुड़ी हुई हैं आलिया मिर, जो मुख्यतः 1995 में स्थापित हुआ था। और ये भारत का एक गैर लाभकारी यानी एनजीओ कह लीजिए टाइप का संगठन है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित हुआ था 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो हमने बात किसकी की, आलिया मिर की, जिन्हें अभी जम्मू कश्मीर के द्वारा कह लीजिए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अब बात करें अगले बिंदु के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें अगले बिंदु पे, तो हमको बात करनी है मजम्मा जोगती के बारे में। यानी जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कौन, तो ये है मजम्मा जोगती। तो आखिर ये कौन है और क्यों चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है मजम्मा जोगती। तो ये मजम्मा जोगती एक ट्रांसजेंडर लोक कलाकार है। ट्रांसजेंडर लोक कलाकार है कौन, तो ट्रांसजेंडर लोक कलाकार है मजम्मा जोगती। और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है। कहां से, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। और इनको पिछले वर्ष कह लीजिए पद्म श्री भी प्रदान किया गया था, यानी पद्म श्री से सम्मानित एक लोक कलाकार है कर्नाटक राज्य की। तो अभी क्यों ये चर्चा में बनी हुई है, चर्चा का केंद्र, तो अभी जैसा कि आपको विगत होगा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। मई महीने में कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तिथियां घोषित की गई हैं। तो उन विधानसभा चुनाव में कर्नाटक राज्य में कह लीजिए ना चुनाव आइकन के रूप में, यानी कह लीजिए कि चुनाव ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, आइकन के रूप में इनको घोषित किया गया। यानी इनका कार्य है कर्नाटक में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना। तो अभी क्या है मजम्मा जोगती कौन, तो ये ट्रांसजेंडर लोक कलाकार हैं किस राज्य के, तो कर्नाटका की। और इनको कर्नाटका चुनाव में कह लीजिए क्या चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है।
अब बात करें अगले बिंदुओं पे, तो अगले बिंदु है हमारे दो बैंकों के बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला बैंक है हमारा सिलिकॉन वैली बैंक। अगर आप न्यूज से जुड़े होंगे तो हाल ही में चर्चा में था अमेरिका का यानी यूएसए का एक बैंक है जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक। तो कल अभी आर्थिक मंदी के कारण ये बैंक दिवालिया हो गया और अभी इस बैंक का अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। तो ये भी अमेरिका बेस्ड ही एक बैंक है जिसने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। तो अभी सिलिकॉन वैली बैंक तो चर्चा में था क्योंकि ये अभी दिवालिया हुआ है, यानी आर्थिक मंदी में एक तरह से दिवालिया होने वाला बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जबकि उस बैंक का अधिग्रहण करने का काम किया है फर्स्ट सिटीजन बैंक। तो ये दोनों अमेरिकी बेस्ड बैंक हैं जो अभी न्यूज में यानी चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम चर्चा करेंगे डिल्मा रूसेफ के बारे में। किसके बारे में? तो डिल्मा रूसोफ के बारे में। तो आखिर ये कौन है डिल्मा रूसेफ जिनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं? तो डिल्मा रूसेफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश यानी ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। किस देश की? तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ। क्यों चर्चा में है भैया? तो अभी इन्हें ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स बैंक यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये 5 देशों का एक समूह है और इन ब्रिक्स देशों का एक बैंक है जिसे ब्रिक्स बैंक या एनडीबी के नाम से हम जानते हैं। एनडीपी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये ब्रिक्स देशों के बैंक के रूप में जाना जाने वाला एक बैंक है एनडीबी, जो मुख्यतः गठित हुआ था 2014 में और अभी इस एनडीबी बैंक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति को। अब बात करें इस ब्रिक्स बैंक या एनडीबी बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर है चीन के शहर संघाई में, यानी कह लिए संघाई में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है किसका? ब्रिक्स बैंक या एनडीबी बैंक। ब्रिक्स में शामिल देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और डिल्मा रूसेफ यानी ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति। तो इनका नाम हम यहाँ से याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करें तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं एक इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स है क्या भैया? किस पे आधारित है? तो ये कह लीजिए पासपोर्ट पे, यानी दुनिया के विभिन्न देशों के पासपोर्ट और उनके एक तरह से वीजा धारकों पे आधारित एक सूचकांक है जिसका नाम है, कह लीजिए ना कि ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023। यानी इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ऑर्टन कैपिटल। तो ऑर्टन कैपिटल के द्वारा अभी दुनिया के 199 देशों पे आधारित यह एक वीजा सूचकांक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और इन 199 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग है 144। जहां पिछले वर्ष 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग थी 138, वहीं इस वर्ष यानी 2023 में भारत की रैंकिंग है 144। अगर बात करें तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला एक तरह से देश है ऑर्टन कैपिटल सूचकांक के अनुसार। जबकि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे कमजोर देश है इस पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। तो हम कहें कि हाल ही में जो ऑर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 144। कितने देशों में? तो 199 देशों में, जबकि यूएई पहले नंबर पे, जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे इस सूचकांक में मौजूद है। अब बात करते हैं अमोघ 3 के बारे में। बहुत चर्चा है इसकी अमोघ 3 के बारे में। तो बात करिए अमोघ 3 है क्या भैया? तो ये है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जैसे कि दागो और भूल जाओ, जैसे भारत की मिसाइल थी नाग जिसको हम कहते थे दागो और भूल जाओ के नाम से, ठीक उसी तर्ज पे बनाई गई भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है अमोघ 3। तो ये एक स्वदेशी लैंड यानी जमीन पे मार करने वाली एक तरह से कह लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो सरकार रक्षा के क्षेत्र में ऐसी 3 मिसाइलों का निर्माण करने वाली है, यानी लैंड, एयर और वाटर, यानी कह लीजिए थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए और नौसेना के लिए, जिसके पहले चरण में लॉन्च किया गया है अमोघ 3 को। और ये अमोघ 3 को लॉन्च किया है किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड क्या? तो ये हैदराबाद में स्थित एक तरह से कह लीजिए कंपनी है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब बात करें अमोघ 3 की मारक क्षमता की,
तो ये 200 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाम क्या है? अमोक 3, जिसे अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इसको बनाया है किसने? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, जिसके द्वारा अभी अमोक 3 का सफल परीक्षण किया गया है। अब बात करें यहाँ पे कह लिए ना ऑपरेशन इंटरलेक्स की, यानी हमको चर्चा करनी है किसकी? तो ऑपरेशन इंटरलेक्स के बारे में। तो ये क्या है आखिर और क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? तो ऑपरेशन इंटरलेक्स एक प्रशिक्षण अभियान है जो पिछले वर्ष जुलाई 2022 में शुरू किया गया था और अभी इसके समापन की हुआ। तो कहले ऑपरेशन इंटरलेक्स क्या है? तो एक प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ये कैसा प्रशिक्षण अभ्यास है और किसके द्वारा चलाया गया? तो मुख्यतः यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की निगरानी में यूरोपीय देशों ने मिल करके यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षित करने का काम किया। यानी यूक्रेन जो रूस से युद्ध लड़ रहा है तो उस यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा चलाया गया एक प्रशिक्षण अभियान है। और यूके के साथ साथ यूरोप महाद्वीप के कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध के प्रति प्रशिक्षित करना। तो कहें कि ऑपरेशन इंटरलेक्स क्या है? तो ऑपरेशन इंटरलेक्स एक प्रशिक्षण अभियान है और इसको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की निगरानी में चलाया गया यूरोपीय देशों के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या था? तो यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अब बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे चर्चा हम करेंगे सागर मंथन के बारे में। सागर मंथन के बारे में, तो आखिर ये सागर मंथन क्या है? तो कह लीजिए कि यह एक निगरानी कह लीजिए डैशबोर्ड है, यानी कह लीजिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया एक पोर्टल है, एक डैशबोर्ड है, जिसका उद्देश्य है रियल टाइम निगरानी करना। तो रियल टाइम निगरानी करना किसके बारे में? तो बंदरगाहों की कह लिए, बंदरगाह हो गया, नौवहन हो गया और जल मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत यह एक तरह से कह लीजिए जो समुद्री परिवहन है उस समुद्री परिवहन के डेटाबेस को तैयार करना और उससे संबंधित रियल टाइम निगरानी के बारे में जानकारी तैयार करने के लिए अभी एक डैशबोर्ड यानी पोर्टल लॉन्च किया गया है सागर मंथन। और ये पोर्टल लॉन्च किया है किसने? तो बंदरगाह और कह लिए जलमार्ग मंत्रालय जो एक तरह से कहिए सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो वर्चुअली रूप से नई दिल्ली से सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा सागर मंथन नामक डैशबोर्ड जारी किया गया, लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कह लिए समुद्री परिवहन जो है उस समुद्री परिवहन के बारे में रियल टाइम निगरानी और डाटाबेस तैयार करना तथा सूचनाओं को एकत्र करने की जिम्मेदारी होगी इस पोर्टल की, इस डेटाबेस की। तो हमने चर्चा की किसकी? सागर मंथन की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है हमारे लिए मारबर्ग वायरस, यानी हमको चर्चा करनी है किसके बारे में? मारबर्ग वायरस के बारे में। तो अभी दुनिया जहां कोरोना से निपटने का प्रयास कर रही है वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्से अलग अलग वायरसों से एक तरह से पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें मारबर्ग वायरस के बारे में, तो ये कह लीजिए एक तरह से ये रक्तस्रावी संक्रामक है, एक तरह से वायरस जनित बीमारी है जो मुख्यतः अफ्रीकी देशों में फैल रही है। कहाँ पे? तो अफ्रीकी देशों में फैलने वाली, और इससे प्रभावित होने वाले देशों में कह लीजिए तंजानिया हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया। और अभी इसके बारे में WHO के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। तो ये कह लीजिए ना, कहिए मारबर्ग वायरस कहाँ पे अभी चर्चा में? तो मारबर्ग वायरस अभी चर्चा में है अफ्रीकी देशों में, मुख्यतः तंजानिया और इक्वेटोरियल गिनी में। ये क्या है? तो मुख्यतः चमगादड़ से, यानी जो फ्रूट बैट्स हैं उनसे फैलने वाला यह एक वायरस जनित बीमारी है। मारबर्ग इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इसके मामले जर्मनी के मारबर्ग नामक शहर में दर्ज किए गए थे और अभी ये अफ्रीकी देशों में काफी प्रभावित करने वाला एक वायरस है। अब इससे होगा क्या? तो मुख्यतः कह लीजिए ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला, मुख्यतः चमगादड़ से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। और इससे पीड़ित व्यक्ति के बारे में कहें तो तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द,
उल्टी इत्यादि इसके लक्षण हैं। और अगर समय से इसकी देखरेख, क्योंकि इसका अभी कोई टीका यानी कह लिए वैक्सीन लॉन्च नहीं की गई है, इसका एकमात्र उपाय है बचाव और इसके पीड़ित को ज्यादा से ज्यादा पानी के सेवन और ऑक्सीजन की एक तरह से निगरानी में रखने की सलाह दी गई है। तो मार्बर्ग वायरस अभी जो चर्चा में है ये कहाँ पे, तो अफ्रीकी देशों में, मुख्यतः तंजानिया और इक्वेटोरियल गिनी में, और WHO ने इसके बारे में अभी अधिसूचना जारी की है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अम्मा क्रुसाई। अम्मा क्रुसाई, तो ये भैया अम्मा क्रुसाई है क्या, तो अम्मा क्रुसाई की बात करें तो अम्मा क्रुसाई भारत का पहला कह लीजिए स्मार्ट AI चैटबॉट है। भारत का पहला किसानों के लिए AI चैटबॉट है। कह लीजिए ये क्या है भैया, तो ये कह लीजिए किसानों के लिए, यानी कह लीजिए कि जो फार्मर हैं उनके लिए बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एक तरह से हम कर सकते हैं रोबोट है जो किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारियों को प्रोवाइड कराने का काम करेगा। जैसे जो भी AI पोर्टल, जैसे अलग अलग एलेक्सा या जैसे हम लोग गूगल वगैरह के संबंधित जो AI चैटबॉट है जिनसे हम विभिन्न प्रश्नों को करते हैं और उन्हें से हमसे संबंधित प्रश्नों के जवाब हमें प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो अम्मा क्रुसाई है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कह सकते हैं एक रोबोट है जो कृषि से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का जवाब देने का काम करेगा। और ये जो अम्मा क्रुसाई चैटबॉट है इसको अभी ओडिशा में ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो कहेंगे कि भारत का पहला कह लीजिए किसानों के लिए AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो नाम है अम्मा क्रुसाई। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा में, और इसको लॉन्च किया है ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित विभिन्न बिंदुओं से। तो आप अभी हमें जानकारी दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये आपको करेंट अफेयर्स के प्रश्न कैसे लगे, और हम इन सभी प्रश्नों का PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। और टेलीग्राम का पता है भानु सर एकेडमी, और भानु सर एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।